दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कोई आपको कहे कि 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है और वापिस ये संयोग 144 साल बाद आएगा, तो सोचिए आपके मन में क्या विचार आएगा कि मैं बहुत भाग्यशाली इंसान हूं जो मुझे ऐसा दुर्लभ संयोग देखने का अवसर मिला है। ठीक आप ऐसा ही सोचेंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूं, और आप कदापि ये नहीं चाहेंगे कि आप इस दुर्लभ संयोग को साक्षी बने बिना रहे। रुकिए जरा, फिर अचानक से आपको बताया जाए कि जो ये 144 साल का आंकड़ा है, ये महज एक भ्रामक और झूठा तथ्यहीन आंकड़ा है, तो कैसा महसूस होगा? चाहोगे ना सुनकर? जी हाँ, बिल्कुल। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऐसा ही एक दावा 1989, 2001 और 2013 में किया गया। अब आप सोचेंगे 2013 यानी आज से ठीक 12 साल पहले ऐसा एक दावा किया गया, और 12 साल पहले के आंकड़े को आज 144 साल पहले बता दिया, तो ऐसा कैसा हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारी आदत जो ठहरी भूलने की और उसी का समय समय पे फायदा उठाया जाता है, ये हमारी शुरू से आदत रही है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी जानकारी को हम आत्मसात बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ठीक वैसे ही जैसे 110 रुपये लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है, खाद्य तेल जो किसी समय में आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले की बात करूं तो जो 60-70 रुपये लीटर आपको मिलता था, वो आज 200 रुपये लीटर हो गया। आपने बिना किसी कोशिश किए ये जानने की कोशिश की कि उस समय तेल की मुद्रा क्या थी, वर्तमान में क्या भाव चल रहे हैं और उसके पीछे का कारण क्या है, ये जाने बगैर आपने आत्मसात कर लिया इस बात को कि शायद हमारे भाग्य में ये ऐसा ही होगा, और आपने बिना किसी शक सवाल के इस बात को मंजूर कर लिया। तो लोग तो आपका फायदा उठाएंगे, और ठीक ऐसा ही फायदा उठाया कि 12 साल पहले जो एक बात कही गई उसमें भी ये दावा किया गया कि 144 साल पहले ठीक ऐसे ही एक आयोजन हुआ था जिसमें बताया गया कि ये एक दुर्लभ संयोग है और 144 साल बाद गया, और ठीक ऐसा ही दावा 2025 में कर रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम हैं। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो आप शायद समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं आज प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बार बार ये बात कही कि 144 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मुद्दे को काफी हवा दी और बार बार आपके जहन में ये उतारने की कोशिश की कि 144 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग है, इसलिए आप इस महाकुंभ में जरूर आएं और अपने मोक्ष को प्राप्त करें। और इस संगम तट पर जो आस्था की आप डुबकी लगाने आ रहे हैं, इसके पीछे का मकसद केवल ये है कि भीड़ की संख्या को बढ़ाया जाए, ये आंकड़ा जो है उसको बढ़ाया जाए, ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ऐसा एक भ्रामक आंकड़ा जो 144 साल का आपके सामने रखा, और जैसे ये आंकड़ा आपके सामने आया, बार बार आपको इसके बारे में अवगत करवाया, तो आपने भी सोचा कि क्यों ना हम भी इस बार प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा के आए। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा आप सबने सोचा। अब तक के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रयागराज में आयोजित इस महाकुंभ में अब तक लगभग 55 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। ये एक सरकारी आंकड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसके पीछे का कारण केवल और केवल यही था कि बार बार देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, भाजपा के नेताओं ने बार बार इस बात को कहा कि 144 साल का ये जो आंकड़ा है, ऐसा एक दुर्लभ संयोग जो 144 साल बाद में आया है, आपके पहले वाली पीढ़ी ने ऐसा मौका नहीं देखा था, आने वाली पीढ़ी इस संयोग को नहीं देख पाएगी। आप बहुत बड़े भाग्यशाली इंसान हैं जो आपके जीवन में ऐसा ये बड़ा मौका आया। लेकिन जब आपको पता चले कि ये आंकड़ा केवल और केवल झूठा, निराधार है,
तो आपको कैसा महसूस होगा? लगेगा कि साहित्य आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है, तो चौंकिए मत। ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको, ना ही कोई तथ्यहीन बात बता रहा हूं, बल्कि सीएजी यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का महाकुंभ मेला 2013 जो इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, उसके ऊपर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उस प्रस्तुत में बताया, इसके कार्यकारी सार में ये बात बताई गई कि महाकुंभ मेला होता है वो प्रत्येक 144 साल बाद ये भरा जाता है। पूर्ण कुंभ मेला है वो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद भरा जा रहा है। और ठीक ऐसा ही इलाहाबाद में जो 2013 में जो कुंभ का आयोजन हुआ, इसमें बिल्कुल इसको महाकुंभ बताया गया और दावा किया गया कि 14 जनवरी 2013 से 10 मार्च 2013 तक जो ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ये 144 साल बाद हो रहा है। चौंकी है एक बार फिर से आप ये सुनकर कि जब 2013 में महाकुंभ का आयोजन 144 साल के बाद हो रहा था, तो इस 2025 प्रयागराज कुंभ के बारे में ऐसी बातें कैसे कही जा रही है? यही नहीं, ऐसा ही एक दावा 1989 में जो कुंभ का आयोजन हुआ उसके बारे में भी यही बात की गई। साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रकाशित एक लेख जिसमें बताया गया कि 2001 में जो कुंभ भरा गया था वो भी 144 साल बाद भरा गया था। बार बार ये 144 साल का आंकड़ा कभी 1989 में पेश किया जा रहा है, कभी 2001 में पेश किया जा रहा है, कभी 2013 में पेश किया जा रहा है, और ठीक ऐसा ही दावा 2025 में किया जा रहा है। तो बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि मैं किसी की आस्था पर सवालिया निशान खड़ा नहीं कर रहा हूं। मेरी कदापि ये मंशा नहीं है कि मैं किसी की आस्था के साथ खेलूं, बल्कि आपकी आस्था को सहारा बनाकर यदि कोई झूठे दावे करे और उसका कोई राजनीतिक फायदा उठाने की चेष्टा करे, तो जरूर मैं सवाल खड़ा करूंगा कि आखिर इस 144 साल के दावे में सच्चाई कितनी है। सच्चाई की बात इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश के मुखिया ने यह बात कही कि 144 साल का दुर्लभ संयोग बन रहा है। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में यह बात कही गई, लेकिन किसी भी सरकारी दस्तावेज में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि यह महाकुंभ 144 साल बाद भरा जा रहा है। जबकि 2013 में जो इलाहाबाद में कुंभ हुआ था उसमें बिल्कुल सरकारी दस्तावेज सीएजी देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि ये 144 साल बाद भरा जाने वाला महाकुंभ है। लेकिन इस बार 2025 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सवाल उठाना लाजमी है कि ऐसा क्यों हुआ और किस लिए आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, इसके पीछे के क्या कारण है, इस बारे में आपको समझना होगा। और यदि आप चाहते हैं इस दावे के पीछे की सच्चाई क्या है, तो आप इस वीडियो को लगातार पूरा देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप बीच में स्किप कर जाएं। लगभग 15 मिनट के आसपास का आपसे समय चाहूंगा, लेकिन इस 15 मिनट में आपको इस बात का पता चल जाएगा कि ये 144 साल का भ्रामक दावा क्यों किया गया और इसके पीछे का सारा खेल क्या था। तो चलिए चलते हैं प्रयागराज की ओर। बिल्कुल धार्मिक नगरी प्रयागराज, जिसमें 144 साल का दावा करके महाकुंभ का आयोजन हुआ। देश के करोड़ों श्रद्धालु, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 55 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। अब बात करें कि इस दावे का आम जन पर असर क्या हुआ। असर इस दावे का यह हुआ कि इसको इतने पुरजोर तरीके से आम जन तक प्रसारित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हो, चाहे देश के बड़े बड़े विद्वान हो, चाहे कोई कथावाचक हो, चाहे देश के धर्म गुरु हो, सभी ने इस बात के लिए दावा किया कि 144 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। हालांकि कुछ धर्म गुरुओं ने और इस दावे को मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस प्रकार से प्रकाशित किया कि शायद ये देश की कोई बहुत बड़ी न्यूज हो जो आपको जानना जरूरी हो। और जब बार बार आपके कानों में ये खबर गूंजी तो आपने मानस बनाया, और इसका परिणाम ये हुआ कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक लगभग 55 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंच गए, चाहे उसके लिए उनको कितनी ही परेशानी करनी पड़ी हो।
लगभग 30 किलोमीटर लंबा जाम उस प्रयागराज में लगा हो, वहां तक पहुंचने के लिए आपने रेल में धक्के खाए हो, रेल में बैठने के लिए आपको जगह ना मिली हो, बल्कि उस रेल के डिब्बे में पहुंचने के लिए यदि आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ी हो, उसके बावजूद भी आप प्रयागराज पहुंच गए। पहुंचे तब तक ठीक था, आपकी आस्था थी, आपने आस्था के मुताबिक वहां पे पहुंचे। लेकिन अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जिस सरकार के मुखिया ने ये दावा किया इतनी भीड़ बुलाने का, और भीड़ पहुंच भी गई, उसके बावजूद क्या सरकार ने आपके रुकने के लिए वहां पे पर्याप्त सुविधाएं की थी? ये सवाल मैं जरूर खड़ा करूंगा। 55 करोड़ लोग आस्था के सहारे वहां पे पहुंच गए, लेकिन जब वहां पे पहुंचे तो देखा कि सरकार की व्यवस्थाएं बिल्कुल नदारद थी। आपके वहां पे ना कोई पब्लिक टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना कोई चेंजिंग रूम की वहां पे व्यवस्था थी, बल्कि यहाँ तक कि आपका जो मोबाइल फोन है उसको चार्ज करने के लिए लोग 50-50 रुपए फीस ले रहे थे। रुकिए जरा, ये तो केवल और केवल छोटी बातें हुई, बल्कि यदि आपको केवल 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके लिए भी आपको 500 से लेके 1000 तक टैक्सी में किराया देना पड़ा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से यदि हो तो फिर इस दावों का क्या मतलब रह जाता है? क्या फायदा हो कि 55 करोड़ लोगों को आस्था के सहारे वहां पे बुलाए और व्यवस्था मिले वहां पे बिल्कुल नदारद। साथ ही ये तो बात रही व्यवस्था की, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी दुखद घटना प्रयागराज में घटित होती है। शायद किसी ने कल्पना की होगी कि पूरा परिवार हंसते खेलते प्रयागराज में संगम तट पर, जहां पर गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती नदी का संगम है, उस संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए एक परिवार घर से निकलता है। बड़ी खुशी खुशी जैसे तैसे वो प्रयागराज पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद एक दिन एकाएक किसी खबर आए, जिस हंसते खेलते परिवार को एक पल पहले खुशी के साथ जी रहे थे, उसी किसी परिवार के प्रियजन को यदि उस भगदड़ में अपनी आंखों के सामने ओझल होता हुआ देखे तो कैसा महसूस होगा, ये तो शायद वो परिवार ही समझ सकता है। हम केवल शब्दों में बयान कर सकते हैं कि कितना दुख और दर्द हुआ होगा, लेकिन शायद एक ऐसी ही घटना प्रयागराज पर हुई जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। हाँ, मैं बात करूंगा इसके पीछे क्या कारण रहे, उस पे बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ठीक ऐसा ही वाक्य जो हुआ 29 जनवरी, सूर्य की पहली किरण संगम तट पर गिरी नहीं होगी, उससे पहले ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की लाशें संगम तट पर पड़ी हुई मिले और 60 से ज्यादा लोग घायल हों, जो रोते बिलखते चीखते मदद की गुहार लगा रहे हैं और उसको एम्बुलेंस के माध्यम से किसी अस्पताल में ले जाया जा रहा हो। कल्पना कीजिए वो दृश्य कितना भयानक होगा। उस मंजर के बारे में सोचते ही रूह कांप जाती है कि वो परिवार जिसने, किसी ने अपना बेटा खोया हो, किसी ने अपनी बूढ़ी माँ को अपनी आंखों के सामने उस भगदड़ में लातों से दब दब कर मरते हुए देखा हो, तो कैसा मंजर रहा होगा, इस दुख को केवल वो ही समझ सकता है। या कुछ लोग अपने छोटे बच्चे को उस भीड़ में ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ अपनों के गए वो का शौक मना रहे होंगे। तो ये ऐसी घटना एक 29 जनवरी को प्रयागराज में घटित होती है। सरकार की तरफ से कह दिया गया कि एक साथ एकाएक भीड़ बढ़ी और भगदड़ मची और भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई। सरकार की तरफ से केवल और केवल ये एक सरकारी आंकड़ा बनकर रह गया। लेकिन सोचिए कि महज ये एक सरकारी आंकड़ा है,
30 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने किसी अपने प्रियजन को खोया होगा। आस्था की डुबकी लगाने आए इस तरह अपनों से बिछड़ जाएंगे, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। ठीक ऐसी ही एक घटना दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर दिनांक 19 फरवरी को रेलवे की खराब सुरक्षा व्यवस्था और प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन में चढ़ने के लिए हुई भीड़ के कारण भगदड़ हुई और वही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने इस घटना पर कारण बताए कि 2 ट्रेनों के बारे में घोषणाओं को लेकर एक भ्रम की वजह से ये भगदड़ हुई और इसका कारण यह था कि दोनों ट्रेनों के जो नाम थे वो लगभग एक जैसे थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। भगदड़ वहां पे होती है, उसके पीछे के कारणों की हम बात करें तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन थे। कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई कि आखिर रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ हुई और उसको काबू करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। लेकिन वही ढाक के 3 पात सरकार ने केवल एक सरकारी आंकड़ा बता के दिल्ली पुलिस ने, रेलवे पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया कि एक भगदड़ हुई और भगदड़ की वजह से लोगों की मौत हो गई। लेकिन क्या इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि महज एक सरकारी दस्तावेज में दफन होके रह जाए। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिम्मेदार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। केवल और केवल एक आंकड़ा महज प्रस्तुत किया गया। अब बात करते हैं प्रयागराज की वापिस। इन सब घटनाओं के बीच एक रिपोर्ट सामने आई जिसने सबको चौंका दिया और ये रिपोर्ट इस समय आई जब प्रयागराज महाकुंभ अपने समापन के महज कुछ दिन से बचे थे। CPCB यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया गया कि 20 जनवरी को संगम प्रयागराज से सैंपल भरे गए और उसकी रिपोर्ट अब आई है जिसमें बताया गया कि गंगा यमुना का पानी नहाने योग्य नहीं है। यानी आप जिस गंगा यमुना संगम नौज पर आस्था की डुबकी लगा रहे थे वो पानी नहाने लायक नहीं बचा है। उसके पीछे का कारण नदियों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम हो गई है। ऐसी ये रिपोर्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक जारी होती है और उसके सैंपल जो लिए गए थे वो है 20 जनवरी। बार बार 20 जनवरी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं, उसका पता आपको कुछ समय बाद चलेगा। बात करें, उन्होंने कहा कि इस जल में फीकल कोलिफॉर्म बढ़ गया है। फीकल कोलिफॉर्म वैसे एक वैज्ञानिक शब्द, साधारण भाषा में कहूं तो इसका अर्थ होता है मल, चाहे वो इंसानी मल हो या किसी पशु का मल हो, यानी जल में घुले हुए मल की मात्रा। आमतौर पर इसके लिए जो मानक होते हैं वो होते हैं कि 2500 से ज़्यादा इनका मापदंड नहीं होना चाहिए। यदि 2500 से ज़्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है तो वो एक खतरनाक स्तर पर होती है, वो इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन आप चौंक जाएंगे, जो इस रिपोर्ट में डेटा प्रकाशित हुआ उसमें ये बताया गया कि लगभग 20 जनवरी को सैंपल लिए और संगम घाट पर ये आंकड़ा पाया गया 49,000, यानी जो 2500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए वो आंकड़ा आया 49,000, लगभग 20 गुना ज़्यादा। यानी जल में घुले हुए मल की मात्रा का ये आंकड़ा है जो 49,000, जो अपने तय मापदंडों से लगभग 20 गुना ज़्यादा आया है। और ये सैंपल तब भरे गए जब इस प्रयागराज संगम नौज पर
केवल 8 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। 8 करोड़ लोगों के स्नान करने से जब ये आंकड़ा 49,000 आया है, तो सोचिए आज की तारीख तक 55 करोड़ लोगों ने इस गंगा यमुना सरस्वती संगम पर स्नान किया है। और जब 8 करोड़ में आंकड़ा ये है, तो 55 करोड़ के बाद ये आंकड़ा क्या होगा जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। कल कुछ अखबारों की कटिंग देखी, उसमें बताया कि गंगा यमुना जो संगम तट है उसका पानी नहाने योग्य नहीं है, पीने की तो आप कल्पना ही मत कीजिए। और यदि उससे जल का आप नहाने में या पीने में प्रयोग करते हैं तो आपके फेफड़ों में परेशानी हो सकती है। अब आप घर से निकले थे इस आस्था में कि वहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति के लिए डुबकी लगा के आएंगे, अपने किए हुए पापों को धोने के लिए हम वहाँ पे जाएंगे, लेकिन जब घर आते ही आपको किसी चरम रोग को दिखाना पड़े और किसी फेफड़े में कोई यदि दिक्कत हो तो आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपको कहे कि गंदे पानी की वजह से आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो सोचिए क्या होगा आपके साथ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जिस फीकल कोलिफॉर्म की 2,500 से ज़्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए, वो केवल 8 करोड़ लोगों पे जब 49,000 पहुंच गई, तो जब 55 करोड़ लोगों ने स्नान किया तो उस जल में कितने मल की मात्रा घुली हुई होगी, इसकी बात एकमात्र कल्पना करके सोचिए। गए थे आस्था की डुबकी लगाने और साथ में किसी बीमारी को आप यदि लेके आ रहे हैं तो सोचिए। ये तो रही बात कुछ घटनाओं की, कुछ उसके संबंधित रिपोर्ट की, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं इसी प्रयागराज में अब एक सियासी जंग शुरू हो चुकी है। और वो सियासी जंग जो तेज हुई है, वो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बयान दिया है कि ये जो महाकुंभ है जिसमें आस्था की डुबकी लगाने लोग आए हैं और उसमें 144 साल का जो जिक्र हुआ है, कि हमारे किसी धर्म ग्रंथों में उल्लेखित नहीं है। ये बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि 144 साल का दावा एक बिल्कुल झूठा और निराधार है, और इस बात की पुष्टि भी शंकराचार्य ने की है। लेकिन इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के नेता केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि इनकी कोशिश है कि कुंभ में अव्यवस्थाएं हो, अनहोनी हो और फिर हम जनता के बीच जाए। शायद मैं समझ नहीं पा रहा होगा कि ये कौन सी अव्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, जिस संगम तट पर लोगों को पैर रखने की जगह नहीं है, 30-30 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। और रही बात अनहोनी की, तो 2 बड़ी बड़ी अनहोनियां यहाँ पे हो चुकी है। फिर भी इनका बयान ये पलटवार करते हुए आते हैं कि ये चाहते हैं कि व्यवस्थाएं हो, जबकि व्यवस्थाएं वहां पे शुरू से हो रखी है, अनहोनी भी वहां पे हो चुकी है। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की अनहोनी हो। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये इनके बयान हैं। पश्चिम बंगाल के ये वर्तमान में मुख्यमंत्री है और उनका कहना भी कहीं ना कहीं ठीक साबित हो रहा है कि 2 घटनाओं में काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। साथ ही जो ये अब जल है वो भी प्रदूषित हो गया है। यदि और इसमें जब स्नान करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब सोचिए दोस्तों, आपको ये तय करना है कि कोई इस तरह आपकी आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकता है, आपको किस तरह भावनाओं में बरगलाया जा सकता है। इस बात की चिंता सरकार को नहीं है कि हम केवल जिसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए इकट्ठा कर रहे हैं उनको कितनी परेशानी हुई होगी, और वो भला सोचे भी तो क्यों सोचे। यदि सोचते तो शायद इस तरह का मंजर प्रयागराज में देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये आपको तय करना है कि इन सब के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका मकसद क्या था, और अपने दिमाग पे जोर डालिए और तथ्यों को खंगालिए और एक बार की ये सोचने की कोशिश कीजिए और इस राज को समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है
कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरी ये प्रकृति से इच्छा रहेगी कि आपके किसी प्रकार का कोई संकट ना हो। हमने कोशिश की तथ्यों को खंगालने की और उसमें से जो सार निकला वो आप सब तक पहुंचाया। आपको शायद कुछ बातें समझ में आई होंगी और आपने समझने की शायद कोशिश भी की होंगी। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने साथी के साथ, अपने परिवारजन के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। यदि आप इस वीडियो को हमारे किसी अन्य प्लेटफॉर्म फेसबुक वगैरह पे देख रहे हैं तो हमारे पेज हकीकत को आप फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।